आपको आज फिज़िक्स टीच करने वाला हूँ और आज ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है और मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो जिनके पास अभी 100% इंटरनेट एक्सेस नहीं है, जो अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट एक्सेस नहीं होने की वजह से बेचारे वो क्लास नहीं कर पाते हैं। तो ये एक मेरी छोटी सी एफर्ट है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी क्वालिटी में जो जानता हूँ अपनी नॉलेज को उन बच्चों के साथ शेयर करूँ जो बच्चे अभी क्लास लेने में सक्षम नहीं है। तो एक्चुअल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी एफर्ट, अगर मेरी कोशिश थोड़ी सी भी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। और फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको फिजिक्स की दुनिया में लाने की कोशिश करूंगा। ये ज़्यादा फिजिक्स जो है ना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। पहले आप ये समझ लें कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल सेट करूँ, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने आपको बोल दिया मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं डॉक्टर के पास गया, मैं पढ़ रहा हूँ बहुत आजकल, मैं कोविड-19 की वजह से नहीं जा पा रहा, तो डॉक्टर मुझे सजेस्ट करेगा कि भाई आप जो है 1.5 किलोमीटर चल लीजिए, आपको सेहत के लिए आपको इतना चलना ज़रूरी होता है। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा कि भाई जो है आज टेम्परेचर जो है दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस है, तुम्हारा दोस्त समझ जाएगा कि गर्मी है। जैसे मैं फिर एक एग्जाम्पल ले लूँ कि भाई अपने छोटे भाई को बोल दूँ या तुम अपने किसी दोस्त को बोल दो कि भाई तू जो है ना 2-4 किलो कुछ भी आम हो, सेब हो, कोई भी स्टफ हो, उसको खरीद के है। फिर या कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो ये बोल दे कि जैसे मैं बोलूं कि भाई ये सामान जो है रमेश की दुकान से ही लाना। तो अब देखो यहाँ पे फर्क आ गया। जैसे 2 किलो सामान जो है अगर मैं चीनी बोल देता लाने के लिए तो तुम कहीं से भी ले आओ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि 2 किलो सामान जो है वो रमेश के यहाँ से ही आना चाहिए, तो इन दोनों में फर्क आ गया। तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि जितने भी एग्जांपल्स लिए, चाहे वो मैंने टेम्परेचर का दिया हो या चाहे मैंने वो वॉकिंग का लिया हो, सेहत के लिए जो फायदेमंद होता है, चाहे वो सामान मंगाने का लिया हो या फिर सामान किसी पर्टिकुलर दुकान से मंगाने का लिया हो, ये सारी चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ। आप भी करते हैं टेम्परेचर को सेल्सियस में, केल्विन में, या लेंथ को मीटर में, किलोमीटर में। तो वैसी चीजें आपके सराउंडिंग में जिसको आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? लेकिन आप इसी एग्जांपल में एक चीज नोट करके देखना, मतलब आप इस चीज में गौर करके देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसको बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जैसे मैंने अगर बोल दिया कि 15 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब आप अंडरस्टूड कर जाओगे कि भाई 15 डिग्री सेल्सियस का इसका मतलब है कि बंदे के जहाँ है वहाँ पे ठंडी होगी। मैंने बोल दिया भाई 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब बंदा जो है क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा कि 40 डिग्री सेल्सियस में बंदे के पास गर्मी होगी। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मैंने स्टफ के साथ मैंने बोल दिया कि फलाना या सामान जो है वो किसी नेबर, मतलब किसी स्पेशल दुकानदार का मैंने नाम मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब आपको अपने घर से निकलने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपको तो डिस्टेंस बताया ही कि इतना दूर चलिएगा, लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी ऐड कर दिया। तो इस क्वांटिटी में आपको वैल्यू के साथ एक क्या है, डायरेक्शन जोड़ रहा हूं। तो वैसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन का एसोसिएशन होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। तो अभी हमने क्या सीखा कि वैसी वो सारी चीजें जो आपके सराउंडिंग में जो भी चीज है जिसको आप मेजर करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है क्या, डायरेक्टली हम इसको लिख देते हैं कि all those quantity which can be measured, which can be measured।
समझ में आ रही बात? उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब लेकिन डियर, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एग्जाम्पल से हमने ये चीज सीख लिया है कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक वो जिसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड रहता है और एक वो जिसमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है वो। तो डियर, सबसे पहले हम वैसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसके में डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस नहीं होता हो, और फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा टाइप जिसमें डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। ये आप दो ब्रॉड कैटेगरी होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता और जिसमें डायरेक्शन होता है। ठीक, तो अब हम जो है, जैसे देखिए आप क्या है कि कभी भी जब भी आप भी पढ़ाई करेंगे तो ऑलवेज अपनी नोटबुक को हमेशा कोशिश करना टेबुलर फॉर्म के फॉर्मेट में लिखने की या नंबर वाइज करके लिखने की, पॉइंट टू पॉइंट। उससे क्या होता है ना कि आपके दिमाग में ना कॉन्सेप्ट्स बैठ जाते हैं। ठीक है डियर, तो अब यहाँ पर मेन हेडिंग डालिए स्केलर की, है ना, स्केलर की सब हेडिंग डाल लीजिए स्केलर, और इसके बाद जो है स्केलर के बारे में चीजों को लिखना शुरू कीजिए। नंबर 1 करिए फर्स्ट। ठीक, स्केलर है क्या? तो जैसे मैंने अभी आपको जब बताया कि 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस या 10 kg या 1.5 किलोमीटर, तो इसमें कहीं पर भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें हम सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे कि all those quantity which can be completely described by a number with unit। जैसे एग्जाम्पल 5 kg 2 लीटर, है ना। तो ये 5 और kg, ये क्या है, आपका एक नंबर है और इसके साथ यूनिट लगी हुई है। तो इस चीज को जो है हम लोग बेटा मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कितना, हाउ मच। समझ में आ रही बात? तो आप इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट होती है, बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, अब इसके बाद अगले पॉइंट में देखिए, मैं बोल दे रहा हूं, एक्चुअल में इसको उतना ये नहीं है, आप सिर्फ अपना नोटबुक लेकर के बैठे तो उससे आप चीजों को सीख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि सर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, multiplication and division of a scalar quantity can be done या is done by simple algebraic method। समझ में आई बात? जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आपको, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एडिशन, subtraction, multiplication या division of a scalar quantity is done by simple algebraic method, है, यही बताया। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया जाए मेरे घर में जो है 2 रूम है, सिंपली छोटा सा रूम है, छोटा घर है। एक रूम का जो वॉल्यूम है वो 20 मीटर क्यूब है और बगल वाले रूम का जो है वॉल्यूम वो तकरीबन 30 मीटर क्यूब है। समझ में आई बात? अगर कोई इंसान आपसे पूछे कि मेरे घर का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 20 + 30 डायरेक्टली ऐड करोगे। तो इसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीज नहीं। लेकिन आप जो डायरेक्टली वॉल्यूम को ऐड किए हो, है ना, ये सिंपल अलजेब्राइक मतलब बचपन से जो आप चीजों को सीख रहे हो, 2 + 3 हाउ मच, 5, 6 + 3 9, ये सारी चीजें आपने कब सीखी है, एलिमेंट्री क्लासेस में, 3 2 4 5। तो ये दो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जुड़ करके जो चीजें आती है उसको डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, स्केलर।
सिंपली आपका इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आपको डेंसिटी का एग्जांपल ले लो, बहुत ही 9th क्लास से ही बच्चा जानता है डेंसिटी के बारे में। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो देखो दो स्केलर जो है आपस में डिवाइड हो रहे हैं, है ना, और ये तीसरा क्या मिला, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर दो स्केलर के डिवीजन से भी मतलब हमें जो हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो उससे हमें क्या मिल रहा है कि सिंपली हमें तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। तो डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, 2 केजी चावल में से 1 केजी चावल हमने घटा दिया, कितना है 1 केजी। तो एकदम सिंपल बच्चे टाइप है, ये फिजिक्स स्केलर में कुछ नहीं है फिलहाल। तो यहाँ तक चीजों करने के बाद जो है हम इसके एग्जांपल्स पे गौर करते हैं कि सर इसके स्केलर्स के एग्जांपल क्या क्या है। स्केलर्स का एग्जांपल अगर उठाना चाहो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम खुद से बता सकते हो। मैं अगर आपको कोई एग्जांपल सेट कर रहा हूं तो आप खुद से सोचो कि क्या इस चीज को बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जैसे मैंने टेम्परेचर बोला, क्या टेम्परेचर को बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि 15 डिग्री सेल्सियस मतलब बाएं से या ऊपर से या नीचे से, कुछ भी, नथिंग। तो देयर इज नो एसोसिएशन ऑफ डायरेक्शन विद द टेम्परेचर। तो इसलिए टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, स्केलर। फिर मैंने आपको बोल दिया डिस्टेंस, 2 किलोमीटर चला, किस डायरेक्शन में चला, चाहो तो रूम के अंदर ही चल लो, चाहो तो हाईवे पे चल लो, चाहे तो गोल गोल चक्कर लगा लो, कैसे भी करके चल सकते हो। तो डिस्टेंस ट्रैवल में भी कोई भी डायरेक्शन का एसोसिएशन नहीं है। तो इस जगह पर भी डिस्टेंस जो है आपका क्या है, स्केलर है। चार्ज, 2 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कहीं पर भी कोई भी डायरेक्शन का एसोसिएशन कहीं है। तो वैसी चीजें जहां पर पढ़ने के बाद या आप सिंपल सी लॉजिक लगा करके सोचो, मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अगर आप मुझसे कोई एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर क्या ये स्केलर है या नहीं, तो मैं बस एक ही चीज सोचूंगा कि क्या इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है मुझे कि नहीं। तो मैं अगर लग गया कि नहीं है तो मैं सीधे कह दूंगा कि सर ये स्केलर है। ठीक गाइस, तो ये स्केलर के बारे में हमने छोटी सी नॉलेज आपके साथ शेयर की। एक्चुअल में स्केलर बहुत ही सिंपल टॉपिक है, शुरू होते ही खत्म हो जाती है। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मतलब मान के चलो कि 7 to 8 लेक्चर्स आराम से चलेगी। ठीक, तो गाइस वेक्टर की इंपॉर्टेंस फिजिक्स सीखने के लिए वैसी ही है जैसे एक इंसान को खड़ा रहने के लिए रिब बोन की जरूरत होती है। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना बेटा, बिना रीढ़ की हड्डी के, रिब बोन के तुम खड़े नहीं हो सकते हो, है ना। वैसे ही फिजिक्स अगर सीखना है तो आपको वेक्टर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और वेक्टर की नॉलेज ऐसा नहीं कि वेक्टर का असर आपने ये बोला एडिशन डायरेक्ट रट लिया चीजों को, नहीं, वेक्टर को अप्लाई करने आना चाहिए कि वेक्टर को अप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। चलिए वेक्टर लिखिए, वेक्टर हेडिंग कर लीजिए। जैसा कि मैंने एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश की कि आपका जो वेक्टर होता है वो वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, मतलब आपको पता तो हो ही कि कितना चलना है या किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपको वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ 2 कंडीशन सफिशिएंट नहीं होती वेक्टर होने के लिए, याद रखना। इसके साथ वेक्टर होने के लिए आपको एक स्पेशल रूल को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। दैट रूल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देयर आर 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय अ वेक्टर। तो सर वेक्टर क्या है, तो आप इस चीज को अपनी लैंग्वेज में जब आप 11th के शुरुआत में तो आप लिखेंगे कि, लिखिए मैं आपको चीजें लिखवा रहा हूं कि all those quantity which has magnitude, direction, comma लगा करके लिखिए, which has magnitude, direction and must follow
द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या कई बार कई बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि मस्ट फॉलो ए स्पेशल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। यू मे राइट वट एवर यू राइट, है ना, वट एवर यू लाइक, आई मीन। ठीक है डियर, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं इन शॉर्ट कि सर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सर डायरेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपका मस्ट फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, मस्ट फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मुझसे पूछोगे सर आपने ये क्या ऐड कर दिया, तो डियर मैं आप इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एक क्लास वेट कर लूं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। लेकिन आपको मैं एक चीज यहाँ पे जरूर अच्छे से समझा दूं कि देखो करंट जो है, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि करंट इज द रेशियो ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी dq by dt, चार्ज पर यूनिट टाइम से वो डिफाइंड होता है। तो चार्ज भी जो है, देखो चार्ज जो है वो स्केलर है और टाइम भी जो है वो स्केलर है। तो दो स्केलर का रेशियो बेटा स्केलर होता है, ये रेस्टिंग हेडलाइन में भी लिखा हुआ है। लेकिन करंट जो है किसी भी दिशा से आए, इन सब एंगल्स पे डिपेंड नहीं करता, समझ में आएगा। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि जब दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं तो वो एंगल्स पर डिपेंड करता है, ये हम सीखेंगे। बट अभी एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीजें समझा रहा हूँ ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आपका जो वेक्टर होता है और स्केलर होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज नॉट सफिशिएंट, you must follow the parallelogram law of vector addition. We will see in the later class, but for the time being you must add this condition. समझ में आई बात? ठीक सर, इसका एग्जांपल्स क्या क्या है? तो सर फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें क्या है। जैसे आप यहाँ पे चाहो तो मोमेंटम जोड़ लो, है मोमेंटम एक्सेट्रा कर लो, बहुत जो भी चीज जिसके साथ डायरेक्शन होगा और जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। और उसके एग्जांपल्स ये है, समझ में आई बात? ठीक है, देन अब देखिए जैसे हमने स्केलर में पढ़ा था एक चीज कि सर स्केलर जो है उसका मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, तो सारी की सारी चीजें जो है हम सिंपल अलजेब्राइक मेथड से करते थे। लेकिन यहाँ पर हर चीज के लिए एक अलग मेथड है, समझ में आएगा? तो आपको जो वेक्टर के एडिशन होंगे, सब्सट्रैक्शन होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, multiplication are done by special methods। वो स्पेशल मेथड्स क्या होते हैं, वो हम वेक्टर के जैसे ही हम अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करेंगे वो सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको बस मैं यहाँ पे स्केलर के साथ कंपैरिजन के फॉर्मेट में वो चीजें आपको रिवाइंड करा रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि दोनों का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो दोनों बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। समझ में आई बात? ठीक है डियर, अब क्या है, चलिए पहले इसको उतार लीजिए। देखिए वेक्टर का कई बार क्या है, जैसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग नेम्स, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो ये सारे के सारे जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनको जो है ना एक अल्फाबेट से मोस्टली हम
रिप्रेजेंट करते हैं या नोटेट करते हैं, है ना। तो अगली चीज जो होती है नोटेशन ऑफ वेक्टर। अगली चीज जो हमें याद रखनी है कि वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर। आप तो वेक्टर पढ़ रहे हैं सर, लेकिन आप वेक्टर को कैसे याद, इसका नोटेशन कैसे कीजिएगा। तो ये मोस्टली एक अल्फाबेट, कैपिटल इटैलिक अल्फाबेट, और उसके ऊपर एक हम एरो लगा देते हैं। देखिए अलग अलग बुक्स में कई लोग जैसे एनसीईआरटी वगैरह है या फिर बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलेगी जो सिर्फ ये कहती है कि कैपिटल लेटर या सिर्फ कैपिटल लेटर विथ बोल्ड फेसेस, मतलब इस तरीके से हमको बोल्ड करना है। लेकिन यार मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब बुक्स आप अलग अलग पढ़ोगे फॉरेनर राइटर्स की, तो ये स्मॉलर से भी रिप्रेजेंट होते हैं ना, इसका कोई एक स्पेशल मेथड नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या है कि नोटेशन हम ऐसा इसलिए इस्तेमाल करते हैं एक अलग सिंबल के फॉर्मेट में, ताकि हम स्केलर और वेक्टर दोनों में कंफ्यूजन ना हो। कुछ बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस फॉर्मेट में भी वेक्टर का नोटेशन मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ये कैपिटल बोल्ड या फिर हम यहाँ पर कैपिटल लेटर के साथ इटैलिक सिंबल के साथ हम इसके ऊपर एरो इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम ये डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सके, या फिर हम आपको ये रिमाइंड करा सकें कि आप जो ये नोटेशन जिस चीज के लिए लिख रहे हो उसके साथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ जो है डायरेक्शन एसोसिएटेड है। समझ में आ रही हो। लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ, अगर इस तरीके से कोई भी चीज नोटेशन लिखा हुआ है आपके नोटबुक में, इसका मतलब ये सिंबल जो है दो चीजों के बारे में आपके इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, यानी कि ये जो है ये सिंबल जो है आपको दो चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा। ये आपको ये भी बताएगा कि मैं कितना हूं, हाउ मच, और ये भी बताएगा कि मैं किस डायरेक्शन में लग रहा हूं। तो दिस सिंबल विल इंडिकेट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ। लेकिन अगर मैंने सिंपली इस वेक्टर के ऊपर दोनों साइड मॉडुलस लगा दिया या सिंपली ए लिख दिया, है ना, तो ये चीज, ये नोटेशन जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। जब आप इससे पूछिएगा कि भाई किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सीधे ही आपको ये जवाब दे देगा कि भाई तुम मुझसे डायरेक्शन के बारे में सवाल ना करो तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आई बात। तो ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो नोटेशन ऑफ वेक्टर में हमने ये सीखा अभी कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अल्फाबेट और उसके ऊपर एरो इस्तेमाल करते हैं। ये आपका बोल्ड फेस भी हो सकता है, एरो हो भी सकता है, एरो ना भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट सिंबल यूज करने का मतलब आपको स्केलर और वेक्टर के बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और ये भाई साहब जो होते हैं, ये इसके ऊपर जो एरो हम लगाते हैं, ये स्पेशली आपका रिमाइंडर ऑफ डायरेक्शन है। वो सिर्फ आपको ये याद दिलाता रहता है कि भाई मेरे साथ जो है वो डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। या फिर आपने यहाँ पर जो बोल्ड किया है, जो इसके फेस को हाईलाइट किया है, वो आपका बोल्डनेस, यहाँ पे जो बोल्ड है आपका, ये लेटर का जो सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे इसकी जो बोल्ड फेस है ये बता रही है कि मेरे साथ एक डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो है नोटेशन ऑफ वेक्टर, कई बार वेक्टर को हम इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, जैसे ऐसे भी लिखते हैं कई बार। सिर्फ एक अल्फाबेट से वेक्टर का ही रिप्रेजेंटेशन ऐसा मैं कह दूं तो ये भी कंप्लीट नहीं होगा। एक अल्फाबेट मोस्टली, मतलब हम 90% केसेस में यूजुअली हम ऐसा करते हैं, लेकिन वेक्टर को हम इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट के फॉर्मेट में भी लिखते हैं। समझ में आई बात। चलिए, नोटेशन ऑफ वेक्टर के बाद जो आता है आपकी नेक्स्ट चीज, वो आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जैसे क्या होता है डियर कि वेक्टर जो है, वेक्टर का एडिशन जो है, सब्ट्रैक्शन जो है, वो आपका ज्योमेट्रिकली होता है। बस समझ में आ रही है। तो आपको ज्योमेट्रिकल प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी फिजिकल क्वांटिटी को एक
एरो फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये चीज जो है, एक एरो की जो लेंथ होती है, दिस विल इंडिकेट, लेंथ विल इंडिकेट मैग्नीट्यूड। यूं समझ लें आप कि एक वेक्टर को जो है हम क्या करते हैं कि एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है हेड, एक होती है लेंथ और एक होता है आपका टेल। ठीक, हेड जो आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने क्या किया कि इस अपने बोर्ड को मैं ऐसे खींच रहा हूं इधर अपनी तरफ, तो मैं इसको जब खींचूंगा इस साइड, तो इसका मैंने फोर्स किधर लगाया, इस साइड लगाया। तो जब मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं तो इस चीज को, मेरा फोर्स का डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाला कौन है, तो वो हेड है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैंने फोर्स जो है यहाँ पर लगाया, कहां पर लगाया, इस जगह पर, ऐसे पुश कर रहा हूं मैं, काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसे, इस तरीके से, तो फोर्स मैंने लगाई कहां पर, तो इस जगह पर। तो दिस विल बी इंडिकेटेड, दिस इज द ओरिजिन ऑफ वेक्टर, तो दिस इज इंडिकेटेड बाय टेल, दिस इज ओरिजिन या सोर्स, उसको इंडिकेट करता है। अब ये लेंथ जो है डियर, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। लेकिन आप मुझसे पूछोगे, देखो मेरे मन में हमेशा सवाल रहता था कि ये लेंथ भाई, ये मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सवाल का जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे होता क्या है डियर, यहां पे मैं आपको एक चीज समझा दूं। तो ये जो फोर्सेस होते हैं डियर, ये ज्योमेट्रिकली ऐड होते हैं। कैसे ऐड होते हैं, ज्योमेट्रिकली। बस समझ में आ रही है। अब ज्योमेट्री को डील करने के लिए आपकी फिजिकल क्वांटिटी 10 न्यूटन, लेकिन आपको ज्योमेट्री से ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी को एक स्केल की तरह, एक स्केल को इस्तेमाल करते हुए इसको आप लेंथ फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो सर आप क्या करेंगे, देखिए जैसे ये आपका 10 न्यूटन है, इसको हमने मान लिया, जैसे हमने एक स्केल सेटअप किया, 5 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 न्यूटन क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो अब मुझे इस 10 न्यूटन को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये 4 सेंटीमीटर का एक वेक्टर मैं ले लूंगा और इसके साथ में सिर्फ एक डायरेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो जब ये 4 सेंटीमीटर की ये जो लेंथ है डियर, अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पर मैं तुमसे बात करूँ तो इस वेक्टर को, यानी कि इन दोनों के समेशन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं 8 सेंटीमीटर लिख दूंगा। समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ के लिए क्या करूंगा, तो यहाँ पर ज्योमेट्री लगा करके मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है आपकी, ये इस चीज को आपको बता, ये चीज जो होती है वो आपकी क्या करती है, मैग्नीट्यूड को बताती है। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट की, उस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंट किया, उसके पीछे की कहानी ये है कि आप जो है फिजिकल क्वांटिटी को एक स्केल इज्यूम करते हैं और स्केल इज्यूम करने के बाद उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान का नक्शा, मतलब काइंड ऑफ सिचुएशन इस तरीके से रहता है ना। ये हमारा इधर काइंड ऑफ बहुत ही बुरी ड्राइंग है मेरी। तो ये आप जब भी मोबाइल बोलते हो तो क्या आपको हिंदुस्तान का नक्शा इतना छोटा रहता है, तो क्या आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान इतना छोटा है? नहीं, हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। समझ में आ रही है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्केल फिट करते हैं, स्केल लेते हैं, रिड्यूसिंग स्केल, 500 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन द सेम वे हम यहाँ पर 5 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर से रिप्लेस कर रहे हैं। बस समझ में आ रही है। इस चीज को हम लेंथ वाइज, ज्योमेट्री हमेशा बेटा एंगल और लेंथ से डील की जाती है, एक बात हमेशा याद रखना, ये ज्योमेट्री की बेसिक्स है। तो हमारा ये बात प्रूव है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, मैं नहीं कह रहा, ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि जब दो वेक्टर को इस तरीके से हम लगाते हैं
और यहाँ पर दो वेक्टर को जब डायरेक्टली 10-10 न्यूटन एक डायरेक्शन में रहते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता, दोनों के बीच की एंगल पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमने इस चीज को ज्योमेट्रिकली डील करने के लिए इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने लेंथ में कन्वर्ट कर लिया, और ये लेंथ जो है आपकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए। तो ये हमने हमारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद जैसे देखिए अभी यहीं पे एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अभी मैं आपको यहीं पे एक चीज समझा रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा टफ नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया अभी ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, दिस वन इज 10 न्यूटन, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक, देखो 9th क्लास में ही हम पढ़ लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है तो आपकी बॉडी एक्सेलरेट किधर करेगी, इधर करेगी। आपकी बॉडी एक्सेलरेट किधर करेगी, इधर। और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर मान लिया जाए इसका मास 2 kg है तो 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये आएगा एक्सेलरेशन a, और इसकी वैल्यू जो होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये किधर जाएगी बेटा, आपकी ये राइट हैंड साइड से। देखना यहाँ पे ध्यान से सीखना। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि सेम ब्लॉक है, सारी चीजें एज इट इज सेम है ना, लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि B पर फोर्स ना लगा करके हमने A पर फोर्स लगा दिया। तो अब की बार भी ब्लॉक किधर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तुम खुद से ध्यान से देखो, इसको मैंने यहां से क्या कर रहा था, मैं ऐसे खींच रहा था ऐसे, लेकिन सेकेंड टाइम में मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां से पुश कर रहा हूं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, दोनों का जो फोर्स, दोनों ही केसेस में फोर्स का डायरेक्शन तो सेम है, दोनों ही केसेस में फोर्स का डायरेक्शन तो सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड केस में भी आपकी बॉडी इधर ही एक्सेलरेट करेगी और इसकी भी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर यहाँ पे एक चीज नोट करके देख लो कि क्या हम वेक्टर को पैरेलली स्लाइड किए, यहां से यहां जब हम शिफ्ट किए तो क्या हमारे नेट रिजल्ट पे असर आया? क्लियर दिख रहा है सर, कोई असर नहीं आया, रिजल्ट विल बी सेम। तो यहां पर हम एक नोट करके चीजों को लिख लेंगे, क्या सर, कि ए वेक्टर can be displaced anywhere in space parallelly बात समझ में आती? तो हम वेक्टर को पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आएगा? ठीक है डियर, चलो इसको उतार लो। समझ लेना कि जब हम वेक्टर पढ़ लिए तो अब क्या है कि वेक्टर को हम कंबाइन करना सीखेंगे। समझ में आ रही बात? वेक्टर को कंबाइन करना, वेक्टर को जोड़ना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, है ना, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना। तो एक बात हमें कॉमन है जो आप आगे सीखोगे और ये आगे आप जान जाओगे कि वेक्टर की कॉम्बिनेशन, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, सारी की सारी चीजें वो वेक्टर के एंगल्स पे डिपेंड करती है। मतलब उनका जो वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अफेक्ट करता है जिसको हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है, एक्चुअल में क्या है कि हमको बाद में प्रॉब्लम ना है, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पहले सीख लेते हैं। तो अगली हेडिंग डालिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है गाइस? इस चीज को सीखने के लिए बस एक एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए, दो वेक्टर को जब हम टेल टू टेल प्लेस करते हैं, है ना,
जब दो वेक्टर को हम टेल टू टेल प्लेस करते हैं तो दोनों के बीच की स्मॉलर एंगल क्या कहलाती है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो जब दो वेक्टर को हम टेल टू टेल प्लेस करते हैं तो एक स्मॉलर एंगल बन रहा है और एक ये वाली जो है ना लार्जर एंगल बन गई, लेकिन हम जो एंगल कंसीडर करेंगे वो स्मॉलर को करेंगे। लेकिन क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक वेक्टर को हम पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं डियर, तो आप बी वेक्टर को क्या कीजिए, ऐसे नीचे शिफ्ट कर लीजिए डाउनवर्ड, तो डी यहां पर आ जाएगा और ए को शिफ्ट करके यहां पर ले आइए। दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज ए। तो ये थीटा है, तो ये वाली एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या तो हम दो वेक्टर की टेल्स को एक साथ प्लेस कर दें या दो वेक्टर की हेड को एक साथ प्लेस कर दें, तो दोनों के बीच की स्मॉलर एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए, when tail of one vector is placed on the tail of another vector, or head of one vector is placed on the head of another vector, then the smaller angle between them is called angle between two vectors. समझ में आई बात बेटा? Then, लेकिन यहाँ पे एक चीज देख लो, कई बार चीजें जो होती हैं इस तरह की नहीं रहती, लेकिन ये हमेशा डिफाइन ऐसे ही होता है। तो अब इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपसे पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब मैंने आपको छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए चीजें दे दी। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज योर 300 डिग्री। यहां पर क्या होगा? दूसरा केस, हमने कोई वेक्टर ए ऐसे ले लिया, फिर हमने कोई यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में वेक्टर बी ऐसे ले लिया और यहाँ पर एंगल दे दी 60 डिग्री। तीसरे केस में हम क्या करते हैं? तीसरे केस में हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो है ऐसा कोई वेक्टर है और यहाँ पे हमने डायरेक्टली 30 डिग्री करते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताइए तीनों में एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा? एक्चुअल में ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत जगह मिलेंगे और सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि हम जो है आगे की यूनिट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टॉर्क का, उस जगह पे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, ए और बी दोनों के बीच में टोटल एंगल अगर हम सर्कल ऐसे जोड़ दें तो ये 360 हो जाएगा। तो टोटल 360 और ये बाहर वाला 300, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने हेड टू हेड प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पर एंगल जो है वो आपकी 30 डिग्री होगी। फिर जो है आपका देखिए दोनों सेम सिचुएशन है, यहाँ पर बी की हेड जो है ए की टेल पर है, तो आपको एंगल बताने के लिए यहाँ पर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसा। तो टोटल जो है 180 है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल 180 माइनस 20 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पर अगर ये एंगल मैं आपको लेट सपोज 120 डिग्री ले लूं, तो आपको बी की हेड जो है 1 सेकेंड ए की टेल पर है, तो हम क्या करेंगे डियर, हम क्या करेंगे कि बी को यहाँ से हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो 1 सेकेंड जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल कितनी हो जाएगी 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे घुमा कर पूछेगा। समझ में आ रही बात? तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल नहीं भूलना प्लीज। इसका इस्तेमाल जो है ना टॉर्क पढ़ने में या फिर एंगुलर मोमेंटम जब हम पढ़ेंगे तो उस जगह पर इसका इस्तेमाल बहुत होता है, इस कॉन्सेप्ट का स्पेशली। शिफ्टिंग और वेक्टर जैसे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और फिर एंगल निकालेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग फिर जो है हम आगे की प्रोसीजर यानी कि आपको ए क्रॉस बी निकालना सिखाऊंगा, मतलब आगे की प्रोसीजर है। तो ये शिफ्टिंग और एंगल निकालना जो है प्लीज आप मत भूलिएगा, ठीक है? तो इस चीज को आप नोट डाउन करें जल्दी से फटाफट। अब जो अगली चीज हम सीखने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर।
टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक, देखो इसमें बहुत तरह की टाइप होती है। सबसे पहला, सबसे जो इजीएस्ट है वो ये है इक्वल वेक्टर। क्या है? इक्वल वेक्टर। देखो रटना मत चीजों को। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि वेक्टर का जो एरो है वो लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड को बताता है और ये हेड जो है वो डायरेक्शन को बताता है। ये मैंने दे दिया वेक्टर ए। इसके जस्ट बगल में मैंने एक दूसरा वेक्टर दिया बी, जो सेम लेंथ का है, और डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम, तो ऐसे कंडीशन में दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मैं उनको ऐसे एग्जांपल दिया, दिस इज 5 न्यूटन दिस वन, और इधर दे दिया मैंने 5 न्यूटन काइंड ऑफ सिचुएशन, और मैं बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि F1 और F2 में रिलेशन क्या है, तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि सर ये दोनों जो है आपस में बराबर है। लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज सिखा दूं, ब्लैक बोर्ड पे तो सबसे पहले ये सीख लीजिए कि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट और ये साउथ। तो अब इससे देखो कि F2 जो है वो ईस्ट की तरफ लग रहा है और F1 जो है वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि नॉर्थ बड़ा है या ईस्ट? वी कांट से सर, वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो जब आपको ये नहीं पता कि कौन सा डायरेक्शन बड़ा होगा कौन सा डायरेक्शन छोटा, देन हाउ कैन यू कंपेयर इट? तो हम ये कह सकते हैं कि सर F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन हम डायरेक्शन के बारे में नहीं बता सकते कौन सा डायरेक्शन कितना बड़ा है कौन सा डायरेक्शन छोटा। तो इसीलिए हम इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम ये सीधे कहेंगे सर ये अनइक्वल वेक्टर है, दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, बड़ा और छोटा का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है हम दूसरी टाइप पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहीं से सीख लीजिए, यहीं पे दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, देखिए यहाँ का टेल और यहाँ का टेल दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब दोनों की एंगल 0 है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं बेटा पैरेलल वेक्टर। क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर। ठीक, इसको हम सिंपली इस तरीके से दिखाते हैं। अब ये नहीं होगा कि पैरेलल वेक्टर सेम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, और ये इससे बड़ा भी हो सकता है। ऐसा कंडीशन नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ऐसा बिल्कुल भी नेसेसिटी कंडीशन नहीं है। वरना अगर ये होता कि बराबर भी होता तो फिर हम इससे इसमें डिवाइड ही नहीं करते। अब उसके बाद जस्ट इसका एक उल्टा, दिस इज अगर एंगल, अगर मान लिया जाए मैं इधर जा रहा और कोई दूसरा आदमी इधर ट्रैवल कर रहा है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज 180 डिग्री, और ये दोनों जो है एंटी पैरेलल है। और तीसरी चीज जो आती है एंगल की बेसिस पे डिवीजन में, एक आती है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इसमें क्या होता है कि दो वेक्टर के बीच की डियर एंगल जो होती है वो 90 डिग्री होती है। ठीक, इसका इस्तेमाल जो है हम कंपोनेंट जब पढ़ेंगे तो दो वेक्टर अक्सर, मतलब जब आप फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो हमको सिंप्लीफिकेशन के लिए जानबूझ के एंगल दो वेक्टर के बीच की 90 डिग्री दी जाती है। तो उस जगह पर हमें आसानी के लिए इन दोनों को एडिशन सिखाया जाता है। तो दिस वन इज ऑर्थोगोनल, दिस वन इज एंटी पैरेलल, दिस वन इज पैरेलल। तो इस तरीके से हमने एंगल्स के बेसिस पर तीन तरह की क्लासिफिकेशन दी। अब क्या होता है, इसको पहले नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। अब यहीं पर इस साइड में आपको एक चीज बता देता हूँ, इधर है हमारे पास जगह। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं बेटा कि देखिए अगर ये वेक्टर ए इधर है ना, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर डायरेक्शन उलट जाए तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव वेक्टर ऑफ ए। इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव वेक्टर ऑफ ए।
और ये कंप्लीटली इसका डायरेक्शन चूंकि उलट चुका है तो ये ए से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। समझ में आ रही बात? तो इस चीज को हम लोग कहते हैं निगेटिव वेक्टर। इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव वेक्टर ऑफ ए। देखो बेटा, जब भी फिजिक्स में स्पेशली वेक्टर में निगेटिव वगैरह आ जाए ना, तो एक बात हमेशा क्लियर रखना कि आपको जो भी डायरेक्शन गिवन है उसको बस सीधे रिवर्स हो जाना है, 180 डिग्री में चेंज हो जाना है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव वेक्टर। तो ये आपका वेक्टर की टाइप की 1 2 3 4 ये 5th टाइप की निगेटिव वेक्टर। ठीक, निगेटिव वेक्टर के बाद चीजें आती हैं, जैसे आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक दे दूं। देखिए, आपका वेक्टर ए है और यहाँ पर माइनस ए। अब जैसे वेक्टर ए को अगर मैं जोड़ू निगेटिव वेक्टर ए के साथ, है, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपने वेक्टर देख लिया, निगेटिव वेक्टर देख लिया, अब मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो राइट हैंड साइड में स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा। इस चीज को अगर आपको मैथमेटिक्स की दुनिया से देखें, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के हिसाब से देखें, तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी रहेगी वो लेफ्ट हैंड साइड में भी वही चीजें रहेंगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो इक्वेशन मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस के लिए राइट हैंड साइड में जो है हमें जो क्वांटिटी होगी उसको हम लोग कहेंगे नल वेक्टर। ये स्केलर नहीं होगी बेटा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। 2017-18 के आईएएस का पेपर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो कौन सा साल था, 2017 था 18 था, उसमें आईएएस के पेपर में ये डायरेक्टली सीधे सीधे पूछा हुआ था कि जब दो वेक्टर का दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी आती है स्केलर होती है, वेक्टर होती है, नन ऑफ दीस बोथ। इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे, याद नहीं है ऑप्शन एग्जैक्टली, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। तो आपको ये जो चीज मिली, दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर। अब नल वेक्टर है क्या सर? तो नल वेक्टर जो है वो बेसिकली एक सिर्फ मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस को शो करता है, इसका फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो नल वेक्टर में हम एक चीज लिखेंगे, इट इज ओनली ऑफ मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस। मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस ये आपकी सिर्फ नल वेक्टर बताती है, बताता है, मतलब आई मीन टू से। समझ में आई बात? और अगर आपको बोला जाए, जैसे मैंने पूछ दिया अगर आपसे कि सर ओरिजिन का जो है वेक्टर क्या होगा, नोटेशन क्या होगा, तो ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर होगा या ओरिजिन को जो नोटेट करेगा वेक्टर वो नल वेक्टर होता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से, और इसका कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होता। जब भाई वो मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया तो वो किस डायरेक्शन में ओरिएंट है ये आपको तो पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान आपसे पूछेगा तो सीधे आप बता देना कि इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो नल वेक्टर पे आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक, तो ये छोटी सी डिवीजन है। इसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है हमारा यूनिट वेक्टर। इस चीज को आप उतार लें बेटा जल्दी से फटाफट। अगली टाइप जो है वो यूनिट वेक्टर। दिस इज once again very important concept। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर यूनिट वेक्टर है क्या? नाम से ही क्लियर है, यूनिट मतलब वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट होगा और जो एक स्पेशल डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। समझ में आई बात? यूनिट वेक्टर बेसिकली इस्तेमाल किस लिए होता है? तो यूनिट वेक्टर जो है बेसिकली इसका पर्पस जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। जैसे यूनिट वेक्टर को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो किसी मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो उसके साथ जुड़ करके उस क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो ये इसकी खासियत होती है।
ना इसके पास कोई डायमेंशन होता है, ना इसकी कोई यूनिट होती है। ये जिस चीज से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि भाई हमारे पास दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड हमें पता रहता है, लेकिन अगर मुझे इस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मैं उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कंप्लीटली फोर्स वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर वहां पर मल्टीप्लाई होकर के उस मैग्नीट्यूड वाले फोर्स को, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था सॉरी, उसको उसने क्या किया, डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया। तो ये इसकी खासियत होती है। अब जैसे मान लिया जाए ये हमारा कोई वेक्टर है ए, ठीक, इस वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे अगर यूनिट वेक्टर बनाना है या फाइंड आउट करना है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। समझ में आई बात? तो ये इसकी सिग्निफिकेंस। अब क्या है, ये जिसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, लेकिन जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को जो इंडिकेट करता है उसको हम लोग कहते हैं आई कैप, जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है उसको हम लोग कहते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर उसको हम लोग कहते हैं के कैप। समझ में आई बात? अब जैसे मान लिया जाए अगर 3 मीटर मुझे चलना है और मुझे बताना होगा, इंस्ट्रक्ट करना होगा कि आपको एक्स में चलना है, या कोई इंसान चल चुका है एक्स में चला है, लेकिन वो मुझे पता है कि 3 मीटर चला है, लेकिन मुझे ये लिखना है, ये बताना है कि वो एक्स में चला है, तो इसके लिए मैं इसके साथ अगर आई कैप लगा दिया तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा। ये नोटेशन आपको ये बताएगा कि जो सामने वाला बंदा है वो 3 मीटर तो चला ही है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन था चलने का वो अलोंग द एक्स एक्सिस था। समझ में आई बात? तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक। स्पेशली ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होकर के उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। समझ में? 3 मीटर आपने चला तो था, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, तो हम कैसे बताएं? तो अगर आपने आई कैप लगा दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने 3 मीटर एक्स डायरेक्शन में चला। अब जैसे मान लीजिए मुझे ऊपर फोर्स लगाना है, ऊपर 10 न्यूटन फोर्स ऊपर लगाना है, तो 10 न्यूटन तो मुझे पता है, किसी को भी बोलूंगा 10 न्यूटन, लेकिन अगर मैंने के कैप लगा दिया तो वो बंदा समझ जाएगा कि 10 न्यूटन के कैप मतलब ऊपर की तरफ लगाना है। तो ये जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जो बताया वो किसने बताया? तो सर ये के कैप ने बताया। तो इसकी ये क्वालिटी, इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये मीटर हो गया, इसके साथ अगर ये न्यूटन के साथ था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूटन का न्यूटन ही रहा। तो यूनिट वेक्टर डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस दोनों होता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि यूनिट वेक्टर इट इज डायमेंशन लेस, इट इज डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस। द मेन पर्पस क्या है? यूज टू प्रोवाइड द डायरेक्शन, used to provide the direction। समझ में आई बात बेटा? और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है डियर? ये तो हमने सीख ही लिया है। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? नाम से ही क्लियर है, वो 1 यूनिट। ठीक। तो अब अगर यूनिट वेक्टर जब भी कोई इंसान आपसे पूछे तो आप सीधे अल्फाजों में आप बता सकते हो उसको कि वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो और एक स्पेशल डायरेक्शन को इंडिकेट करता हो, लेकिन एक साथ खास उसकी बात जो है कि वो डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होते हैं। क्यों हम ऐसा इस चीज को स्टडी क्यों करते हैं सर? क्योंकि हमें किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है। देखो कई बार इसको एक्स कैप भी लोग कहते हैं, वाई कैप भी कहते हैं, इसको जेड कैप भी कहते हैं, बट हमारे एग्जाम्पल्स में अरिहंत की बुक में, एस सी वर्मा की बुक में जो है वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में है, तो हम इस चीज को ही, इस नोटेशन को ही फॉलो करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया। ठीक। अब जो है अगली टॉपिक जो है, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि मान लिया जाए यहाँ पर मेरा कोई पेग है, ऐसा यहाँ पे मैंने पेग लगा रखा है, यहाँ पे अलग अलग बंदे जो है इसको खींच रहे हैं।
समझ में आई बात? इस फिगर से एक चीज क्लियर है कि जितने भी फोर्सेस लगे, ये इसको इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा, ये सबने रस्सी को जो खींच रखा है, रस्सी कहां से बन रही है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से बन रही है। तो सारे के सारे फोर्स कहां से क्रॉस कर रहे होंगे? इस पर्टिकुलर पॉइंट से कर रहे हैं। तो वैसी सिचुएशन जिसमें वेक्टर जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करते हैं या एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर। अब मुझसे पूछोगे सर ये सब क्या बढ़ा रहे हैं? तो कंकरेंट वेक्टर का इस्तेमाल जो है इक्विलिब्रियम में लेविस थ्योरम को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। लेविस थ्योरम में उसकी कंडीशन में ही ये अप्लाई है कि सर तीन फोर्सेस जब कंकरेंट हो और तीनों और बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तब जाकर के आपका जो है लेविस थ्योरम डिफाइन होता है। तो उस टाइम पर मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंकरेंट। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से कोप्लानर वेक्टर होता है। जैसे तीनों वेक्टर, जितने भी वेक्टर हैं, अगर एक प्लेन में लाई करें, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, अगर ये सारे वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कोप्लानर। अब कोप्लानर का मतलब क्या हुआ, ये बात समझाने के लिए आपको सफिशिएंट है। जैसे ये मेरे दोनों पेन है, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है, तो ये हम कहेंगे ये कोप्लानर है। लेकिन दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं, लेकिन तीन वेक्टर कोप्लानर हो ऐसा कंडीशन नहीं है। जैसे ये देखो, ये दोनों इसमें है, मैंने ये वाली जो पेन है रेनॉल्ड्स की, इसको भी ले लिया, ये तीनों कोप्लानर है। लेकिन अगर मैंने इसको ले लिया ऐसे परपेंडिकुलरली, तो 1 और 2 तो कोप्लानर है, रेड और ब्लैक, लेकिन ये ब्लू जो है ये कोप्लानर इन दोनों के साथ नहीं है। तो कोप्लानर तीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वेक्टर कोप्लानर होने की जो कंडीशन है वो ये है कि सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो डियर, आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है कि हमने वेक्टर क्या होता है वो सीखा, और वेक्टर की टाइप्स क्या होती है वो सीखी, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।